नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन पर चर्चा करने के लिए अपनी पाठशाला पर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं देश और दुनिया के उन तमाम मुद्दों की जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जहां पर आपको कंप्लीट एनालिसिस के साथ सवाल जवाब किए जाते हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दीजिए, पेन पेपर हाथ में रखिए, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में रखिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और सेशन की शुरुआत में आप लोगों को मोटिवेशन यही कि एक्शन इज द फाउंडेशन की ऑफ ऑल सक्सेसेस। जिंदगी की जितनी भी सफलताएं हैं उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप कार्य करें। मैं मेरा पेन भूल गया हूं, आपके पेन की बात कर रहा हूं, मेरा पेन मिस हो गया है। बच्चे ना उठा ले गए हों। चलिए तो शुरुआत करते हैं। खोज लिया मैंने मेरा पेन। चलिए आइए तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों में। सबसे महत्वपूर्ण खबर आज के सामने यह है कि भारत ने एक बार फिर अमेरिका को चौंका दिया है, और इस बार बड़े ही गोपनीय अंदाज में। आप कुछ समय पूर्व मैंने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि मोदी जी रूस जाने वाले हैं 8 जुलाई को। एक टेंटेटिव डेट बताई जा रही है, इंडिया द्वारा कंफर्म नहीं किया गया, रशिया द्वारा कंफर्म किया गया है। इस पर हमने एक कंप्लीट सेशन किया था और आपको मैंने बताया था कि यह जवाब था निखिल गुप्ता वाले मामले का, जब जैक सुलिवान इंडिया आकर एनएसए के रूप में भारत को धमकाने का प्रयास किए थे कि मैं बता दूंगा कि CC1 कौन है। लेकिन CC1 का तो पता चला नहीं, लेकिन इस बीच में अमेरिका को भारत के जवाब मिलने शुरू हो गए, और इसमें भारत की तरफ से जवाब आया कि हम तो रशिया जा रहे हैं साहब, आपको यह जवाब दे रहे हैं कि हम आपकी वजह से 5 साल से नहीं गए थे, लेकिन अब हम रूस जा रहे हैं। तो हमने अपनी तरफ से रूस जाने की बात कर दी। इसी बीच में एक और खबर हमने निकाल दी, और वो खबर हमने ज्यादा अच्छे से कवर नहीं की ना। हमने मतलब मैंने तो खैर इस अपने इश्यूज में नहीं ली, इंडियन मीडिया में भी कहीं वो खबर नहीं आई है, बहुत ही कम जगह मिली है इस खबर को, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर क्या है कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद, यानी कि रूस पर प्रतिबंध लगे हैं, ईरान पर प्रतिबंध लगे हैं, उन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का उपयोग करते हुए रूस से वाया ट्रेन ईरान होते हुए कोयला मंगा भी लिया है। अब इस बारे में ना तो सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी मीडिया के द्वारा और रशियन रेलवे के द्वारा यह जानकारी दी गई है, जिसको ईरान के अंदर तेहरान टाइम्स ने कवर किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होने लग रही है, यूरेशियन टाइम्स कवर कर रहा है कि इंडिया वालों ने अभी थोड़े दिन पहले तो ईरान के साथ चाबहार को लेकर 10 साल का MOU किया था, और उसी के बीच में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चालू भी कर लिया, और ऐसा कॉरिडोर चालू कर लिया कि जो तमाम अटकलें आ रही थी कि रशिया का सामान अगर इंडिया पहुंचता है तो 45 से लेकर 60 दिन का समय लगता है वाया स्वेज कैनाल, बोले इन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया। 25 दिन में सामान रशिया से इंडिया चलकर चला आया। ये कर दिया, हम चर्चा कर रहे थे और ये हो चुका है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इन ए हिस्टोरिक फर्स्ट रशियन कोल रीचेज इंडिया वाया ईरान यूजिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया। 26 जून की खबर है, बहुत ही दबे अंदाज में ये खबर निकल कर आई, पता भी नहीं चला, और इस पर कोई भी नेशनल मीडिया का ध्यान नहीं गया। खबर यह थी कि इंडिया सामान आ चुका है। एक आध न्यूज चैनल्स ने कभी गलती से इस पर कवर कर लिया तो बात दूसरी है। रशिया से बकायदा चलकर भारत ट्रेन से सामान पहुंचा दिया गया वाया ईरान। भाई साहब, तो आप यहां पर इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक छोटी सी कटिंग जरूर देख रहे हैं कि रशिया एक्सपोर्ट मेजर कंसाइनमेंट वाया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पीएम मोदी के मॉस्को जाने से पहले। तेहरान टाइम्स लिखता है कि रशिया सेंड कोल टू इंडिया वाया ईरान बाई ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब हमने ज्यादा इसका ढिंडोरा पीटा ही नहीं, बकायदा ट्रेन से, कोयले से लदी 2 ट्रेनें इंडिया रवाना करके पहुंचा भी दी गई। कहां से आई हैं तो पता चल रहा है कि यह कोयला वाया सेंट्रल एशिया इंडिया पहुंचा है, यानी कि यहां से होते हुए कैस्पियन सागर का, देखिए जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, कई बार हम अपने सेशंस में ले चुके हैं, इसका जो पूर्वी किनारा है उस तरफ से चलता हुआ सामान इंडिया आके पहुंचा है। विस्तार से बताएंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में, लेकिन यह भी बताएंगे कि यह कितनी बड़ी चीज निकल करके आई है, कि यह जो कंसाइनमेंट है यह प्रॉपर तरीके से रशिया इंडिया कैसे पहुंचा है, कौन सा रूट फॉलो किया गया है, क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए एक बात समझ लीजिए, और वो ये है
कि अगर रशिया से इंडिया सामान आना है, चाहे हमारा तेल ही क्यों ना आ रहा हो, चाहे कोयला ही क्यों ना आ रहा हो, आने का जो फिलहाल रास्ता है ना वो यहां से शुरू होता है। मान लीजिए सेंट पीटर्सबर्ग से आप चले या रशिया की राजधानी से चले, तो चलते चलते आप निकले यहां से होते हुए बाल्टिक सी से होते हुए, फिर नॉर्थ सी से होते हुए, फिर यहां से सेल्टिक सी से होते हुए, फिर यहां से होते हुए अटलांटिक सी, और इसके बाद में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से घुसकर मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते करते आप पहुंचते हैं यहां पर स्वेज कैनाल में पहुंच करके फिर आप यहां से स्वेज कैनाल से निकल करके रेड सी से होते हुए, बंदर अब्बास यहां से बाबे मंडल से होते हुए, यहां से होते हुए गल्फ ऑफ आदेन से होकर फिर जेएनपीटी पहुंचते हैं। इस पूरे रास्ते को फॉलो करने में जहाज को 45 से लेकर 60 दिन का समय लगता है। विचार कीजिए, 45 से लगभग 45 से लेकर 60 दिन का समय जिस ट्रैवल को करने में लगता है, अगर इसका रिवर्स हम सीधा यहां से ट्रेन चलाएं और चला करके सीधा वाया ईरान होते हुए बंदर अब्बास या चाबहार होते हुए सीधा यहां से निकालें और निकाल करके सीधा इंडिया भेज दें सामान, तो यह समय 25 दिन का लगता है। इसकी कल्पना तो वर्ष 2000 से की जा रही थी कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा कर लिया जाएगा, लेकिन यह एग्जीक्यूट भी हो गया है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, मतलब बहुत कम कवरेज इस बात को मिला है, लेकिन अपन तो कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। यह कॉरिडोर 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट रूट है। मल्टी मोड का मतलब यह हुआ कि यहां से आप ट्रेन से चलेंगे, कैस्पियन सी पानी को तैरकर पार करेंगे, फिर ट्रेन से चलेंगे, रोड से चलेंगे और चल करके फिर यहां से फिर पानी से होते हुए आप जेएनपीटी पहुंचेंगे। तो कई तरह के ट्रांसपोर्ट के मोड यूज किए गए हैं, इसलिए इसको मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट रूट कहा गया है। वर्तमान में 13 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार हो गए हैं। वर्ष 2000 में पहली बार भारत ने रशिया के साथ इस बात पर एग्रीमेंट किया था इन प्रेजेंस ऑफ ईरान कि अगर हम मिलकर के कुछ ऐसा बनाएं ताकि हमसे और रशिया के बीच का जो व्यापार है वो सुगम हो जाए, तो दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन जाएंगे। इसी बात को पहचानते हुए जितने भी आस पड़ोस के देश थे, जैसे अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस और ओमान, इन्होंने भी कहा साहब हमको भी इस रास्ते में जोड़ लो, अगर ये कॉरिडोर चालू हो गया तो हमारा भी ट्रेड बढ़िया हो जाएगा। रीजन, क्योंकि यहां पर ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कैस्पियन सागर के साथ लगे हुए जो कंट्रीज हैं वो सब, ये सब तैयार हो गए, साहब हमको भी जोड़ लो, हमारा माल भी पहुंच जाएगा। भाई इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर सामान पहुंचाने की हर किसी की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में बोले हमारा भी ट्रेड आसान हो जाएगा, साहब हमें भी जोड़ लो। इस तरह अब तक 13 देश इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं। इसके 3 रूट वर्तमान में काम कर रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो वाया कैस्पियन सी होकर डायरेक्ट, यानी कि मास्को से चले, अस्त्राखान से चले, सीधा तेहरान बोर्ड कर दिया यहां से, यानी कि कैस्पियन सी को डायरेक्ट पार कर दिया। नंबर 1, इसको सेंट्रल कॉरिडोर कह लो। दिशाओं को इस तरह से पढ़ते हैं अपन, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तो नाम दे दिया। अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में मध्य से होकर कैस्पियन सी से निकलो तब तो सेंट्रल हो गया, लेकिन इसके पश्चिम की तरफ अगर आप देखो तो ये वाला कॉरिडोर, मतलब पानी में से ना निकालकर आप रास्ते रास्ते चलते जा रहे हो, अस्त्राखान से अजरबैजान से तेहरान वाया रोड रेल नेटवर्क अगर आप पहुंचाते हो, तो ये वाला जो तरीका है, ये तरीका वेस्टर्न कॉरिडोर के नाम से जाना गया। ऐसे ही तीसरा कॉरिडोर बनाया गया कि जो रशिया है, रशिया का अगर ये वाला हिस्सा सामान भेजने के बारे में प्रयास करे तो कजाकिस्तान, तुर्किस्तान और तुर्कमेनिस्तान, यहां से होते हुए फिर तेहरान, यानी कि सीधा इधर से भी सामान को इधर भेजा जा सकता है। इसको ईस्टर्न कॉरिडोर नाम दिया गया। यानी कहने का मतलब ये समझिए कि वर्तमान में इस कॉरिडोर का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है, जो कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनको शामिल करता है, आज जो सामान हमारे तक पहुंचा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ईस्टर्न कॉरिडोर के थ्रू आकर के पहुंचा है। 2 ट्रेनें भारत भेजी गई हैं, ये कि रशिया से चल करके वाया कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान होते हुए इंडिया पहुंची हैं। यह गलियारा इस समय पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब पश्चिमी देशों के द्वारा भारत पर प्रतिबंध लादे जा रहे हों या डराया जा रहा हो कि अगर आपने ईरान से किसी भी प्रकार का व्यापार किया तो हम आपके साथ प्रतिबंध लगा देंगे। याद होगा जब चाबहार के साथ अभी कुछ दिनों पहले हमने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया तो हमें यह धमकाने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया गया था, लेकिन हमने उन सबको किनारे करते हुए पूरी तरह से अपने यहां पर सामान को मंगाने में सफलता अर्जित की है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात निकलकर आ रही है। रशिया से यह सामान पहुंच करके वाया इस पूरे सेंट्रल एशिया होते हुए इंडिया पहुंचा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हमने 45 दिन का सफर 25 दिन से भी कम में कर लिया है। बात करें रशिया से तेल की, तो बात करी थी सर हमने, हमको नॉर्ड स्ट्रीम गैस के माध्यम से यह पता था कि रशिया तेल के साथ साथ गैस भी बेचता है। कोयले की क्या कहानी है? तो देखिए, कोयले के बारे
बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हीट और कहा जाए तो कार्बन सब्सटेंसेस, कोयला 4 प्रकार का मार्केट में उपलब्ध है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। भारत में कोयला तो खूब है लेकिन अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं है। वहीं बात करी जाए रशिया की, तो रशिया के पास दुनिया का तीसरा सबसे अधिक कोयला एक्सपोर्ट करने का पावर है, यानी कि दुनिया का लगभग 20% के आसपास कोयला रशिया एक्सपोर्ट करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करता है, फिर उसके बाद में इंडोनेशिया के बाद में ऑस्ट्रेलिया करता है, 3rd नंबर पर रशिया आता है। ठीक है, अगर हम बात करें मतलब कोल्ड दुनिया वाइड मतलब कोयला जो है वो सबसे ज्यादा निकलता कहां है, तो चाइना में निकलता है, फिर इंडिया में निकलता है, फिर इंडोनेशिया, यूएस, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर रशिया आता है। लेकिन उन सब की जरूरतें कम हैं, यही कारण है कि हमें अपने लिए अच्छी क्वालिटी का कोयला मंगाना पड़ता है। तो रशिया दुनिया को लगभग 18% कोयला एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, आप ये सोचकर देखिए कि यह न केवल तेल गैस अपितु कोयले से भी इस इतने सैंक्शंस वाले काल में भी $43 बिलियन कमा लिया है। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए, यानी कि इससे अंदाजा लगाइए कि रशिया पर कितने भी प्रतिबंध क्यों ना लगे हों, वो कोयला बेच करके भी पैसा कमा रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगी कि सर इंडिया ने रशिया से इतनी तमाम दिक्कतों के बावजूद कोयला खरीदा क्यों? देखो, हम ऑलरेडी इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदते हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि जैसे ही गर्मी पड़ी थी ना, इंडिया का जो बिजली प्रोडक्शन है उसमें कोयले से प्रोड्यूस होने वाली बिजली का बहुत बड़ा योगदान है। थर्मल पावर प्लांट से हम लोग बिजली पैदा करते हैं। अभी जब गर्मी पड़ी ना इस दौर में, तो हमें बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ी तो बिजली कोयले से बन रही है, तो ज्यादा कोयला झोंको और उससे ज्यादा बिजली बनाओ। तो इस तरीके से हमने कोयला यूज किया तो हमारे स्टॉक हिल गए। हमारे पास ये खबर है कि इंडिया का जो कोल स्टॉक है ना, वो बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित हुआ। कोयले का स्टॉक इन दिनों थोड़ा डिप कर गया क्योंकि हमने ज्यादा कोयला यूज कर लिया। और किसी भी देश को अगर अपनी इतनी बड़ी आबादी को सुविधाएं उपलब्ध करानी है तो उनके लिए आवश्यकता है कि वो प्रॉपर तरीके से संसाधनों का पूर्ण मतलब व्यवस्था करके चलें। यही कारण है कि कोयले का स्टॉक कम होना हमें मोटिवेट किया कि हम जल्दी से कोयला मंगाकर उसकी आपूर्ति कर लें। ठीक है, तो इंडिया ने दुनिया से कोयला मंगाने के अंदर और तेजी करी और तेजी करते हुए रशिया से कोयला मंगा लिया। यह बात हम लोगों ने इसके बाद की है जब हमने ईरान के साथ हाल ही में चाबहार के लिए 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया, जिस पर अमेरिका ने हमें समझाया धमकाया कि भैया अगर आप ईरान के साथ व्यापार करते हो तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। इन सभी प्रतिबंधों को ध्यान में रखने के बावजूद भी हमने अमेरिका के प्रतिबंधों का डर होने के बावजूद भी ना केवल इसके साथ एग्रीमेंट किया बल्कि उस पोर्ट का उपयोग करते हुए, हालांकि चाबहार के ही थोड़ा पश्चिम की तरफ चलेंगे तो बंदर अब्बास पोर्ट है, वाया उसके थ्रू ये माल आया है, लेकिन कहीं से भी आया तो ईरान के थ्रू है। और अगर हमने ईरान के थ्रू व्यापार किया है तो फिर से ये अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने जैसा है। हमने आपको इस बारे में डिटेल से जानकारी पहले भी दी थी कि भारत ने हाल ही में कैसे चाबहार के साथ डील की है। अब ये खास क्यों हो जाता है, तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है स्वेज कैनाल। असल में साथियों, स्वेज कैनाल से दिन भर में वैश्विक व्यापार का लगभग 12% तेल ट्रेवल हो रहा है, यानी कि एक दिन में अगर 100% तेल दुनिया में ट्रेवल हो रहा है तो 12% ट्रेवल अकेला स्वेज कैनाल से हो रहा है। ऐसी स्थिति में इतना जबरदस्त तरीके से ट्रेवलिंग वहां पर हो रही है और गलती से अगर वो जाम हो जाता है, जैसे कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि किसी ने वो कर दिया था, रास्ता जाम हो गया था क्योंकि एक जहाज जो है वो फंस गया था। तो उस जहाज के फंसने से मैंने आपको बताया था कि रास्ता जाम हो गया था तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो स्वेज कैनाल के थ्रू होने वाला व्यापार भारत को बहुत महंगा पड़ रहा है। 45 दिन मिनिमम लगता है रशिया से इंडिया सामान चल के आने में। तो हमने इसका स्थान 45 दिन जो मिनिमम लगता है उसके स्थान पर अगर इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को चुन लिया तो हम 25 दिन के अंदर 7200 किलोमीटर ट्रैवल करा के वाया ट्रेन और जहाज हम अपने सामान को इंडिया लेकर पहुंच सकते हैं। यह भारत और रूस की मित्रता का ही परिणाम है कि हम इस तरह से इनके साथ व्यापार में आए दिन नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं। भारत और रूस का व्यापार दिनों दिन उस समय जब दुनिया में प्रतिबंधों का सामना रशिया कर रहा हो, भारत अपने लिए अच्छे ऑप्शंस क्रिएट करता जा रहा है। इसके निश्चित ही फायदे हैं, इनमें से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल, ये सब बातें हमने आप लोगों के साथ में साझा की हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत ये सब कर तो रहा है, भारत ने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को इन कंपैरिजन टू आईमैक यानी कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनने जा रहा था उसके स्थान पर इन दिनों प्राथमिकता क्यों दी? देखो, जब G20 हुआ था तो बाइडेन इंडिया पहुंचे और उन्होंने बहुत जोर शोर से कहा कि इंडिया से सेंट्रल एशिया होकर के इंडिया से मिडिल ईस्ट होकर के हम यूरोप तक ट्रांसपोर्ट का रास्ता तैयार कर देंगे, जस्ट लाइक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर।
अब इन दिनों हो क्या रहा है कि ये जो है ना, इंडिया से लेकर के मिडिल ईस्ट तक पहुंचने वाला जो कॉरिडोर है, इसको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? क्योंकि ये ट्रेड रूट वाया इजराइल होकर निकलेगा। इजराइल को लेकर के इन दिनों बहुत दिक्कतें चल रही हैं। कैसे? एक तरफ तो वहां पर इजराइल के उत्तर में बैठा हुआ जो लेबनान है वो धमकाया जा रहा है कि हम इसको नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी ओर जो ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब का अमेरिका के साथ पंगा चल रहा है। तो बोले अमेरिका वालों तुम तो बीच में पंच मत बनो। एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल को धमकाए पड़ा है। यानी कि इस पूरे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की तर्ज पर जो आईमैक बनाने की बात हुई थी, इस आईमैक को बहुत चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने तत्काल प्रभाव से अपने आईएनएसटीसी को, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को, तत्काल प्रभाव से हां किया और कहा कि भाई हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाकर वो बनता रहेगा जब तक वो बनता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमने अपना ट्रांसपोर्टेशन कर लिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है साथियों कि भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधों के डर के बावजूद अपने लिए सामान मंगा भी लिया है और सामान का मंगाना एक बड़ी सुर्खी बन गया है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अब इसके अंदर अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए ज्योग्राफी की, मैपिंग के साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स की, तो सारी जानकारी मेरे जीए फाउंडेशन का एक रिकॉर्डेड बैच है उसमें उपलब्ध है। आप अपने पाठशाला एप्लीकेशन से जाकर पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को मात्र 1499 के अंदर पढ़ सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, जिन्हें भी जाकर के कोर्स लेना है वहां से ले सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स, जिसमें कि सारा कॉन्टेंट बाई हैंड मेंशन किया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के मेरे अपने नोट्स आप लोगों तक मात्र 1999 में कुरियर किए जा सकते हैं। आप इसे भी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है साहब, अधिक जानकारी के लिए कॉल सेंटर नंबर आपको उपलब्ध कराया गया। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से पूछ लीजिए। चलें आगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। देश में कल यानी 1 जुलाई से कानून के लिए एक अपने आप में नया दिन था। भारतीय कानून व्यवस्था में, कानून की पालना में जो जो आधार लिए जाते थे, उन्होंने कल एक अपने आप में नया दिन देखा। क्या देखा? भारत ने सालों से चली आ रही कानून व्यवस्था को बदल दिया है। आईपीसी, सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट है वो बदला तो लास्ट ईयर ही जा चुका था, लेकिन कल यानी 1 जुलाई से उन्हें लागू भी कर दिया गया है। लागू होने के बाद क्या कुछ बदला ये तो हम अपने सेशन में आज बताएंगे ही, लेकिन उसके लागू होते ही जो नज़ारे देखने को मिले कि हमारा जो आईपीसी है अब वो भारतीय न्याय संहिता के नाम से नया कानून और नई धाराओं के साथ आ चुका है। सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से आ चुका है और इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से आ चुका है। तो इसके आते ही बहुत सारे नज़ारे देखने को मिले। कल ना केवल नज़ारे बल्कि पहली बार इन धाराओं के आधार पर पहला केस कहां दर्ज किया गया, ये सब बातें भी कल के अंदर हुई हैं। मेरा सेशन बफर कर रहा है, अगर किसी और का भी कर रहा हो तो प्लीज बता देना। क्या ठीक है? तो कल यानी 1 जुलाई के दिन नए कानून देश के अंदर लागू हो गए। उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम यह निकला कि नए कानूनों के आधार पर देश में बहुत सारी जगह जो नई एफआईआर दर्ज की गई, उनमें से 7 पहली एफआईआर दर्ज हुई और उनमें भी सबसे पहली एफआईआर नए कानून के आधार पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर दर्ज की गई। ग्वालियर में पुलिस स्टेशन है हाजिरा, जहां पर एफआईआर नंबर भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 क्लॉज 2 के तहत चोरी के लिए दर्ज की गई। ये यानी कि जैसे ही जुलाई शुरू हुआ और भारत में नए कानून लागू हुए, नए कानून लागू होते ही मध्य रात्रि में अगर आप देखें तो मध्य रात्रि के अंदर 12:10 पर पहला जो मामला है वो दर्ज हो गया। तो 12:10 पर इसके तुरंत बाद में फिर दूसरा एक और मामला दर्ज हुआ। एफआईआर की तिथि और तारीख देखें तो वो छत्तीसगढ़ के कबीर धाम में दर्ज हुआ, जो कि मारपीट की धमकी के ऊपर आधारित था। तो कहने का मतलब यह है कि कल एक ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन था अंग्रेजों के काल में बने हुए कानून इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 से चला आ रहा है,
उसके हटने का और उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता के लागू होने का। सीआरपीसी जो कि 1973 से चालू था, वो बदल करके अब भारतीय नागरिक साक्ष्य संहिता के रूप में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा और इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। ये सारे कानून लागू हुए। इसी के साथ साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गृह मंत्री के द्वारा भी की गई और उन्होंने कहा कि नया कानून लागू होते ही उस पर केस दर्ज कर लिया गया है। एक और इंटरेस्टिंग वाकया देखा गया और वो वाकया ये था कि बहुत सारे स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, ऑफिसर्स नए कानून के प्रिंट आउट लेकर के केस को किस तरह से दायर करना है, इसके लिए विद्यार्थियों की तरह, जैसे विद्यार्थी एग्जाम में तैयारी करते हैं, कुछ इस तरह से पुलिस स्टेशंस में बैठे दिखाई दिए, ताकि नए कानून के तहत ही केस दर्ज किया जाए। पुराने कानून की धाराएं कल से अमान्य हो गई हैं। अब आपके दिमाग में बहुत पहला प्रश्न यही बनता है कि जो पुरानी धाराओं पर केस दर्ज हैं, क्या वो धाराएं बदल जाएंगी? आंसर पहले ही जान लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आंसर ये है कि जो केसेस पहले से जिन धाराओं में हो रखे हैं वो उसी धाराओं में चलते रहेंगे, उसी प्रक्रिया से चलते रहेंगे। लेकिन 1 जुलाई के बाद अगर कोई भी केस होता है या 1 जुलाई को भी अगर कोई केस होता है तो वह इन नए कानूनों के तहत ही किया जाएगा। ठीक है ना? तो नए कानूनों में क्या कुछ बदला, उन्हें एक बार में बताना एक सेशन में तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटी जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको यहां पर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है? आप यहां पर कुछ तस्वीरों के माध्यम से देखें कि किस तरह से पुलिस कर्मियों के द्वारा जनता को सूचित किया जा रहा है कि नए कानून 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं, जिनमें बाल सुरक्षा संबंधी प्रावधान डाले गए हैं, महिला सुरक्षा संबंधी प्रावधान डाले गए हैं। पुलिस के द्वारा भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। आपको याद होगा कि मैंने इस पर सेशन अगस्त में ही कर दिया था, जब आपको यह बताया था कि भारत की संसद में इस तरह का कुछ प्रस्ताव आ रहा है कि पुराने कानूनों को बदला जाएगा। पुराने कानूनों को बदल करके नए तरह से कानूनों को लाने की जो कवायद है, यह शुरू होते हुए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से गुजरी और इन्होंने अपने आप को नए रूप में अब देख ही लिया है। साथियों, नए रूप के आने के बाद में बड़ा प्रश्न बना कि आफ्टर ऑल हमने ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे का जवाब है 76वीं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से कहा गया था कि भारत का प्लान है कि वो कॉलोनियल माइंडसेट के जो भी एविडेंसेस हैं उन्हें मिटाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि 1860 में मैकाले के द्वारा जो भारत के लिए कानून बनाए गए थे कि अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो किस तरह दंड दिया जाएगा, तो मैकाले क्यों, हम क्या खुद सक्षम नहीं है क्या? तो हमने उस चीज को हटाते हुए अपने स्तर पर नए कानून बना दिए। अब बड़ा सवाल यह बनता है, ये होता क्या है? आईपीसी होता क्या है? किस तरह से काम करता है? मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो उस अपराध के लिए कानून बनाए गए हैं कि इन कानूनों के तहत आपको सजा दी जाएगी। तो अपराध के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड में रखा जाता है, जैसे मैकाले के द्वारा 1860 में बनाया गया था, 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ था। इसको विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। यानी कि अपराध अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया कि इस अपराध पर यह सजा दी जाएगी। ठीक है? तो पुराना कानून और नए कानून के नाम आपको याद होने चाहिए। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि अब भारतीय न्याय संहिता तो समझ में आया, क्योंकि आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता बन चुकी है। तो ये जो सीआरपीसी है ये क्या होती है? असल मायने में जब किसी कानून के तहत आपका अपराध पता चल गया कि चोरी की है तो ये धारा लगेगी, हत्या की है तो ये धारा लगेगी, धारा तो पता चल गई, लेकिन अब उस व्यक्ति, यहां पर 2 व्यक्ति इन्वॉल्व हुए, एक जिसको नुकसान हुआ है और एक जिसने नुकसान पहुंचाया है। इन दोनों लोगों के साथ पुलिस को किस तरह वार्ता करनी है, उन दोनों को कानून के लिए कोर्ट तक कैसे लेकर जाना है, इस पूरी प्रक्रिया को और जांच किस तरह से करनी है, ये पूरी प्रक्रिया सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर लिखी हुई थी। अब इसे बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। यहां पर वो सारी गतिविधियां कि क्या क्या करना होता है अगर किसी व्यक्ति पर कोई अपराध, मतलब किसी को लगता है कि इसने ये अपराध किया है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ठीक है? अब चूंकि कानून बिना सबूत के कोई बात मानता नहीं है, तो सबूत संग्रह का भी एक कानून है जिसे एविडेंस एक्ट कहा जाता है। अब उस एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल के नाम से जाना गया, एक्ट के नाम से अब जाना जाएगा, संहिता के नाम से जाना जाएगा। ठीक है? उम्मीद है कि अब आपको यह बात समझ में आ गई हो। तो सीआरपीसी जो है वो प्रोसीजर बताती है, आईपीसी धारा बताती है कि आपने इस धारा के तहत काम किया है। अब
3 नए क्रिमिनल मतलब कानूनों के अंदर संशोधन हो गया। अब संशोधन में क्या क्या चीजें चेंज हुई, तो आपके सामने सबसे पहले अगर भारतीय न्याय संहिता की बात की जाए तो इसमें कुल 358 धाराएं रखी गई हैं। इनमें कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। आईपीसी जो हुआ करती थी ना, इंडियन पिनल कोड, उसमें 511 धाराएं हुआ करती थी। 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा को बढ़ा दिया गया है। 83 अपराधों को जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत की गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड लागू किया गया है। साथ ही 19 धाराओं को निरस्त करके हटाया गया है। अब आप पूछेंगे ये सब चीजें कहां से पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए मैं केवल इतना कहूंगा कि आप जाकर के, अगर आप वाकई में एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं जहां पर ये सब चीजें पूछी जाएंगी, तो आप उसके लिए अतिरिक्त रूप से क्लासेस लगा लें जहां से भी आपको मिले, या फिर कानून के लिए, क्योंकि इसका अपने आप में डिटेलिंग बहुत सारे सेंटर्स के द्वारा लंबे लंबे समय में करवाया जा रहा है। ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप पुलिस अधिकारी हैं, तो आपको आवश्यक है कि इन धाराओं पर आपको अपडेट होना जरूरी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अगर बात करूं तो इसमें 531 धाराएं हैं। जो ओरिजिनल सीआरपीसी था उसमें 484 धाराएं ही थी। इसमें 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराओं के साथ 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है। 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। 14 धाराओं को निरस्त किया गया है या हटाया गया है। ऐसे ही ये जो साक्ष्य अधिनियम है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि 170 प्रावधान डाले गए हैं जो पहले 167 हुआ करते थे। ठीक है। तो न्याय संहिता हुई, नागरिक सुरक्षा संहिता हुई और साक्ष्य संहिता हुई। 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर बड़े बदलाव क्या हुए हैं, क्योंकि बदलाव तो बहुत सारे हुए हैं जो मैंने आपको बोलकर सुनाए। बड़े बदलावों में जो सबसे बड़े बदलाव हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई केस होता है तो सुनवाई मात्र 45 दिन में अंदर होनी है। मतलब सॉरी, फैसला जो है वो 45 दिन के अंदर होना है। सुनवाई 60 दिनों के अंदर आरोप तय करने की जानी है। यानी जिस दिन से जिरह शुरू होगी 60 दिन के अंदर वो कंप्लीट करनी होगी, और जिस दिन कंप्लीट हो गई अगले 45 दिन में उसके ऊपर फैसला कोर्ट को सुनाना ही होगा। बलात्कार पीड़ितों का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी और उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज होगा। इन केसों की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर आनी कंपलसरी कर दी गई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह के स्थान पर अब उसे देशद्रोह पढ़ा जाएगा। तलाशी और जब्ती जैसी जो कार्रवाइयां होती हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स पुलिस जब आपके घर आती है या कोई अपराधी के घर जाती है, किसी भी जांच के लिए जाती है, तो आवश्यक होगा उनके लिए कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही इस कार्रवाई को अंजाम दें। यहां पर मतलब गृह मंत्री के द्वारा इस विषय पर जानकारी दी गई। ऐसी स्थिति में कि यदि आपके पास कोई गवाह नहीं है तो भी आप विक्टिम सेंट्रिक होकर के भी नए क्रिमिनल कानून के तहत अपनी केस को लड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि यदि जिसके केस में जिसने अपराध किया है वो फरार है, उसके ना मिलने पर केस का क्या होगा, तो फैसला सुनाइए। अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट है तो भी ट्रायल चलते रहना चाहिए, और ट्रायल के बावजूद उस पर फैसला भी सुनाने की अब परमिशन दे दी गई है। इसके साथ साथ क्या कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति को कहीं गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की बात होती है। मजिस्ट्रेट के लिए कहा जाता है कि ट्रैवल टाइम हटाकर 24 घंटे में पेश कर दो। अब कहा गया है कि मजिस्ट्रेट कहीं भी हो, आप उसे जाकर के पेश कर दो। यानी कोई भी, जहां पर आपने व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसके आसपास जो भी मजिस्ट्रेट है उसके सामने आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस व्यक्ति को सामने के सामने ले जा सकते हैं। 15 दिन की पुलिस रिमांड ली जा सकती है एक बार में कुल मिलाकर के। इसके साथ साथ किसी व्यक्ति की बेल को इसलिए मना नहीं किया जा सकता क्योंकि विटनेस ने पहचानने से इनकार कर दिया, या फिर मतलब पता चल रहा है कि विटनेस आया नहीं, तो विटनेस जो है, जो गवाह बनेगा, बोले साहब वो नहीं है तो इसकी बेल को इग्नोर कर दिया, या फिर कोई व्यक्ति बेल पर चला गया, पुलिस फिर से उसको कस्टडी में लेकर आ गई, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ पुलिस को अब अपने मर्जी से अगर किसी को आवश्यकता लगती है कि उसको हथकड़ी पहनाकर ले जाना है तो पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले जा सकती है। सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जेल का प्रावधान रखा गया है। राजद्रोह यानी कि सरकार के खिलाफ, और देशद्रोह, इसमें राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा गृह मंत्री ने पहले भी कहा था। इतना ही नहीं, किसी नाबालिग से अगर रेप होता है और उसके बाद उसकी मौत होती है तो ऐसी स्थिति में रेप के साथ, नाबालिग के साथ रेप की अगर स्थिति है तो उसमें मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में सजा को प्राथमिकता दी गई है।
वहीं साल 2027 से पहले देश की सभी कोर्ट्स को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा ताकि यह पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से की जा सके। बच्ची से रेप के दोषी की फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया है। पहले जहां रेप की धारा 375, 376 थी, अब उन धाराओं को 63 और 69 में रखा गया है। और ऐसी स्थिति में अपराध को अगर कोई भी मतलब ऐसी चीज निकल कर आती है तो उसमें फांसी की सजा तक का प्रावधान रखा गया है। मर्डर जो पहले 302 के नाम से जाना जाता था, अब वो 101 के नाम से जाना जाएगा। 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, एक और चीज जो यहां पर बहुत खास है वो ये है कि अगर किसी महिला के साथ में शारीरिक संबंध केवल उसे झूठे वादे कर करके बनाए गए हैं तो ऐसी स्थिति में यह एक क्राइम होगा और यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से जाना जाएगा। इतना ही नहीं, क्रिमिनल केसेस के अंदर ट्रायल को 45 दिन के भीतर, ट्रायल कंप्लीट होने के बाद जजमेंट को 45 दिन में आना अनिवार्य है और ट्रायल पहली हियरिंग से 60 दिन में कंप्लीट होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ साथ 7 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले जो मामले हैं उनमें फॉरेंसिक टीम्स की तरफ से सबूत जुटाए जाएंगे। अगर कोई केस ऐसा है, चाहे फिर वो रेप विक्टिम का जो मामला मैंने बताया, उस केस में फॉरेंसिक जो टीम है वो सबूत जुटाएगी। देश छोड़कर अगर कोई अपराधी भागता है, अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी एब्सेंस में भी कानून अपनी कार्रवाई करता रहेगा और उसे दोषी करार दे देगा। कोर्ट को सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर किसी ना किसी सूरत में फैसला सुनाना होगा। तलाशी जब्ती को लेकर वीडियो बनाना अनिवार्य होगा। गुनाह किसी भी इलाके में हुआ हो, एफआईआर देश के किसी भी कोने में कराई जा सकेगी। 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी ही होगी। अगर कोई अपराध हुआ है तो पुलिस के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि आप 90 दिन के अंदर कंप्लीट चार्जशीट पेश करिए और 180 दिन के अंदर इसकी जांच को समाप्त करिए। 3 महीने के अंदर चार्जशीट और 6 महीने के अंदर हर हाल में जांच को समाप्त करना अनिवार्य कर दिया है। ये ऐसी स्थितियां हैं जिसके चलते अब पुलिस को भी बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना इसलिए करना पड़ सकता है कि उन्हें जो टाइम ड्यूरेशन पहले पता थे, अगर वो टाइम ड्यूरेशन कम में काम करना पड़ रहा है तो उन्हें अतिरिक्त संसाधनों की, तकनीकी की आवश्यकता पड़ेगी। तकनीकी के साथ साथ उन्हें पूरी तरह से काम के लिए टेक्नोलॉजी को भी आधार बनाना पड़ेगा, ज्यादा सुरक्षा उपकरणों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। यह अपने आप में एक नई चुनौती बनकर आया है। यही कारण है कि बहुत सारे अधिकारी, ऑफिस स्टाफ पुलिस के अंदर इस समय छात्रों की तरह कानूनों को ध्यान से पढ़ते हुए देखे गए हैं। ऐसी बहुत सी तस्वीरें आई हैं। हेट स्पीच को लेकर के भी सजा का प्रावधान किया गया है। राजद्रोह कानून को अब देशद्रोह की तरह से जाना जाएगा, या फिर कहिए राजद्रोह को हटाकर अब देशद्रोह नया कानून बना दिया गया है। इसी के साथ साथ 162 साल पुराने आईपीसी की जगह जो नया बीएनएस आया है, इसमें कई बड़ी धाराएं जैसे हत्या की, धोखाधड़ी, रेप, गैंग रेप, गैर कानूनी सभा, दंगे, इन सब की धाराओं को बदलकर नए नाम से जाना जाएगा और इस तरह की चीजें यहां पर की गई हैं। बच्चों की किडनैपिंग पर 7 साल की सजा जैसे प्रावधान इसमें रखे गए हैं। इन्हीं कानूनों के चलते भारत की पहली एफआईआर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज की गई, जो कि एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना थी। इसी के साथ इस पूरे कार्यक्रम को पुलिस कर्मियों को सिखाना कि यह नया कानून लागू तो हो गया, क्या पुलिस वाले इस चीज के लिए तैयार थे? तो लगभग 22.5 लाख पुलिस कर्मियों को 12,000 मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेनिंग दिलवाई गई है इन नए कानूनों की। यानी कि एक तरह से यह समझिए कि 1 जुलाई से पहले ही यह पूरा कालखंड खत्म करके यह तय कर लिया गया कि इस दौर में जो भी कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में पुलिस वालों को प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई गई, उन्हें पूरे कानून सिखाए गए, कानून के साथ साथ उनके साथ प्रॉपर चर्चा हुई ताकि वो आने वाले समय में इन्हें अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें। अपोजिशन की तरफ से चिदंबरम साहब ने कहा कि इसमें 90% कानून तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हैं, जबरदस्ती नए कानून के नाम से लाने की आवश्यकता क्या थी? नई धाराएं आकर मुसीबतें बढ़ा रही हैं। इसके स्थान पर अगर कुछ कानूनों में संशोधन कर दिया जाता तो वो ज्यादा अच्छा होता, ये पी चिदंबरम साहब ने कहा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इसे लागू कराने में कामयाब हो जाएगी? तो इसमें 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली क्या है? असल में जो कानून व्यवस्था है वो समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का विषय है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में जिन राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी जो केंद्र में है उसकी सरकार नहीं है, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, वहां पर नए कानूनों को लागू होने में हो सकता है दिक्कतों का सामना करना पड़े।
क्योंकि जब ये कोर्ट में, जब ये कानून बन रहे थे, उस समय पर एक मुद्दा हाईलाइट हुआ था और वो ये था कि विपक्षी सांसदों की एब्सेंस में ही इस कानून को पास कर दिया गया। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि इससे पहले संसदीय मंत्रणा समिति के पास में इसका पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ और उसके बाद ही ये सारा काम किया गया। तो अपोजिशन संभव है कि अपने शासित राज्यों में इसके लागू होने में कोई ना कोई अटकलें मतलब अड़चनें खड़ी कर सकती है। इसके साथ साथ जैसा यहां पे फॉरेंसिक जांच को डिजिटलाइज करने की बात की गई है, ट्रायल को जल्द करने की बात की गई है, ऐसी स्थिति में बहुत से पुलिस थाने ऐसे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद कराने में 4 साल से ज्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने 2254 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, लेकिन फिर भी इस तरह के काम होने में समय लगता है। साथ ही साथ कानूनों में क्राइम सीन सर्च और सीजर जैसे जो चीजें हैं, इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करना और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आवश्यक इंस्ट्रूमेंट का होना अपने आप में एक जबरदस्त मतलब जबरदस्त चीज बनकर के निकल कर आएगा। ये सब चीजें हो गई। अब जो पुराने केसेस हैं उनका क्या होगा? तो पुराने केसेस जिन धाराओं से चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे और उन्हीं प्रोसीजर को मानकर 1 जुलाई से पहले वाले जो केस हैं वो पुराने कानूनों के आधार पर चलते रहेंगे। हालांकि पुलिस को नई धाराओं के तहत केस दर्ज करने में शुरुआत में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जिस तरह से पुलिस के द्वारा सकारात्मक रूप से इस चीज की तैयारी की गई है कि हाँ, नए कानूनों का अध्ययन किया गया है और उसके लिए जनता को जागरूक करने का कार्य शुरू कर दिया है, उसे देखकर लगता है कि एक प्रोग्रेसिव स्टेट में, प्रोग्रेसिव देश में इस तरह के कानूनों का इंप्लीमेंट होना जरूरी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वकीलों को भी चुनौती आएगी? क्या वकील ही नहीं साहब, जज साहब को भी चुनौती आएगी, लॉ पढ़ने वाले बच्चों को भी चुनौती आएगी, क्योंकि जो चीजें उन्होंने 5 साल में पढ़ी थी वो सब चीजें उन्हें अब दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेंगी। हालांकि अंदर का कंटेंट सेम है, लेकिन धाराएं बदलने से अपने आप में काफी सारा टास्क बढ़ जाता है। इसके साथ साथ क्या यह कानून बदलने का काम भारत ने ही किया? जी नहीं, भारत से पहले ब्रिटेन भी अपने ही कानूनों को बदल चुका है। न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, इंडोनेशिया, घाना, ये सब आईपीसी की तरह जो पुराने कानून हैं इनको बदल चुके हैं या फिर उनमें कोई भी जरूरी परिवर्तन कर चुके हैं। तो भारत ने ऐसा करके पुराने कानूनों को बदलकर एक प्रोग्रेसिव समाज की तरह नए अपराधों को सम्मिलित करते हुए, शामिल करते हुए आगे आने वाले समय को एक नया आईना दिखाने का प्रयास किया है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप हमारा जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो वो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आप जाकर उसे, मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे अपने नोट्स मात्र 1999 में आपको 6 किताबों के रूप में घर पर कुरियर के लिए उपलब्ध हैं, जिसे आप हमारे एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। राज भी तो देश में आता है बेटा, वो राज का मतलब सरकार से है। राजद्रोह और जो देशद्रोह की आप बात कर रहे हैं वो। मुकेश सिंह सर, पुराने केस में अभी तक फैसला नहीं मिला, उसका क्या होगा? पुराने केस पुराने कानूनों से चलेंगे, यानी पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य संहिता से चलेंगे, है ना। जो कल से जो केस हुए हैं उन पर जो कार्रवाई है वो इस तरह से होगी। रेस्पेक्ट सोसाइटी, थैंक यू। शिवम सर, लड़के लोगों के लिए कुछ कानून नहीं बनेगा क्या? देखो, जागृत हो जाओ, कानून बनवाने के लिए आप भी सरकारी प्रयास करो, क्योंकि यह तय है, सरकार भी जानती है, कोर्ट भी मानती है कि बहुत सारे फॉल्स केसेस भी दर्ज किए जाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। गुरुजी मेरी एक बात सुन लीजिए, गुरुजी कृपया करें, ट्विटर से एक लखीमपुर उत्तर प्रदेश में 2 फैक्ट्री ने कहिएगा, बहुत गरीब है, मेरी पढ़ाई का खर्चा बहुत मुश्किल से निकलता है। ज्ञानेंद्र भाई
सरिता धनखड़ सर, मेरे दादाजी आपको सभी सेशन देखते हैं, उन्हें बहुत पसंद आते हैं। दादाजी को मेरी तरफ से प्रणाम प्रेषित करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे कहिए कि मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें। स्विच ब्लेड सर, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू थैंक यू। सर जीए फाउंडेशन बैच यूपीएससी के लिए सफिशिएंट है क्या? बेटा यूपीएससी मतलब फाउंडेशन का मतलब और कंटेंट का मतलब थोड़ा सा तो अंतर छोड़ोगे ना। फाउंडेशन बुनियाद होती है, उसके बाद पढ़ने के लिए यूपीएससी में बहुत कुछ पढ़ना होता है। लेकिन हाँ, फाउंडेशन बैच के बिना आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में एक चुनौती होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं साथियों। अमृतपाल फिर से एक बार सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि 4 जून के आए रिजल्ट में 18वीं लोकसभा के लिए सांसद के रूप में अमृतपाल, जो कि खालिस्तानी प्रोटेस्टर है, खालिस्तान समर्थक है, जिसको कि देश के एनएसए के तहत, कानून के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डाला हुआ है, वो चुनाव जीत कर आया था। चुनाव जीत कर आया, चुनाव जीता, हालांकि अपराध के चलते वो जेल में है, लेकिन अपराध के चलते जेल में होते हुए भी उसने चुनाव लड़ लिया। चुनाव लड़कर चुनाव जीत भी लिया। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वो शपथ ले पाया? अगर अपडेट मैं आपको दूं कि उसने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ नहीं ली, तो क्या वो शपथ ले पाएगा? आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। और हां, इसके शपथ ग्रहण के लिए क्या क्या प्रयास इसके समर्थक कर रहे हैं, क्या इसको उम्मीद है उस व्यक्ति से जिसने हाल ही में तिहाड़ जेल से रिहा होकर शपथ ग्रहण लगवाने की, शपथ ग्रहण करने की परमिशन ले ली है। ये सारी बातें आज के सेशन में यहां से आगे निकल कर आती हैं। तो ये रेडिकल प्रीचर है जिसका नाम अमृतपाल सिंह है। ये हाल ही में पंजाब की सीट से जीता था। लोकसभा के चुनाव को ये 1.93 लाख से जीता था। अमृतपाल सिंह पंजाब की कुल 13 सीटों में से एक सीट, जो कि थी खंडूर साहिब से, वहां से जीत करके आया हुआ एक सांसद, जो कि फिलहाल जेल में है। इसकी ओथ नहीं हो पाई क्योंकि सरकार ने इसको परमिशन नहीं दी। परमिशन क्यों नहीं दी? क्योंकि उससे रिजल्ट आने से एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने इसे 1 साल और इसी कानून के तहत जेल में रखने की रिकमेंडेशन दे दी। इसके चलते हुए दुनिया भर में से सिख अटर्नी हैं, एक वकील हैं जसप्रीत सिंह, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमला हैरिस से मिले और उन्होंने अमृतपाल सिंह के डिटेंशन पर वहां पर मुद्दा उठाया। यानी देश का मुद्दा अब देश के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से अब इस मामले को व्यापक स्तर पर ले जा रहे हैं। कौन है अमृतपाल सिंह? अगर आप नहीं जानते तो एक संगठन है जिसका नाम है वारिस पंजाब दे। उसका मतलब ये एक तरह से नेता है। वारिस पंजाब दे के लिए काम करने वाला अमृतपाल सिंह 2022 में ही वारिस पंजाब दे का मुखिया बना था, लेकिन उसके बाद 9 दिसंबर को गुरुद्वारा बिहारीपुर में तोड़फोड़ के कारण, 13 दिसंबर को जालंधर के गुरुद्वारे में तोड़फोड़ के कारण, 15 फरवरी को अजलाना में अमृतपाल सिंह के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज होता है और अजनाना थाने पर अपने समर्थकों के साथ कब्जा करने का मामला 23 फरवरी को दर्ज होता है। थाने पर कब्जा करने की जो स्थिति थी, ये कानून को सीधा हाथ में लेने जैसी स्थिति थी। ये खालिस्तान का सपोर्टर है और ऐसी स्थिति में अपने आप को भिंडरेवाला से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड पाता है और इस तरह की हरकतों के बाद राज्य सरकार के द्वारा इस पर राज्य विरोधी कानून, देश विरोधी कानून, देश के विरोध में जो हरकत करने वाले जो कानून हैं, उनको रोकने के लिए बनाए हुए जो कानून हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन की परमिशन दे दी गई थी। ये उस थाने पर इसके समर्थकों के द्वारा किए गए हमले की तस्वीर है, जिसके चलते हुए पुलिस ने और राज्य सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई और उसके चलते हुए इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके इस खालिस्तानी समर्थक को आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया। अब ये डिब्रूगढ़ जेल से ही अपने ऊपर लगे एनएसए के चलते ही चुनाव भी लड़ा। चुनाव लड़ते हुए पंजाब के अंदर लोकसभा से इसने इलेक्शन लड़ा, अपने आप को जेल में रखा, लेकिन इसके समर्थक चुनाव लड़ाते रहे और चुनाव लड़ते समय एक बड़ा सवाल निकल कर आया कि क्या कोई अपराध के तहत बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? तो धारा निकल कर आई आरपीए एक्ट 1951 की धारा 8, जिसमें बंद कैदी चुनाव तो लड़ सकता है लेकिन बंद कैदी वोट नहीं दे सकता। और ऐसी स्थिति में इस अपराधी को जेल से ही चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी गई। हालांकि अभी तक चूंकि ये अपराधी आरोपी है, दोष इस पर साबित नहीं हुआ है,
कोर्ट दोष साबित करने में समय लगा रही है, अगर दोष साबित हो जाता है और इसके ऊपर आरोप तय हो जाते हैं तो फिर इसका चुनाव लड़ना बंद हो जाएगा। मतलब समझिए, कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में है, कोई व्यक्ति अगर जेल में है तो दो तरह की स्थितियां हैं सामान्यतया जो देखी जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में डाला गया है और वो अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल का मतलब है कि अभी कोर्ट ने तय नहीं किए हैं उस पर चार्जेस, कि कोर्ट तय कैसे करती है चार्जेस, तो पुलिस के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और दूसरा जिस पर आरोप लगा है उसके वकील के द्वारा उसके डिफेंस में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें बैठकर कोर्ट सुनती है, और अगर कोर्ट उसे उन तमाम आरोपों में दोषी पाती है तो दोषी पाए जाने पर फिर उसे अंडर ट्रायल से सजा याफ्ता कैदी के अंदर बदल देती है। सजा याफ्ता कैदी चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अंडर ट्रायल कैदी चुनाव लड़ सकता है अकॉर्डिंग टू आरपीए एक्ट 1951 धारा 8। और यही कारण है कि इसी का लाभ उठाते हुए अमृतपाल ने केस लड़ा और चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ करके वो चुनाव के अंदर बकायदा जीत कर भी आया। अब लेकिन जब ये जीत कर चला आया तो बड़ा सवाल बना कि सर एक बात बताइए, जीत गया तो फिर इसको तो लोकसभा में बैठना चाहिए, जेल में क्यों? जेल में और लोकसभा में अंतर यह है कि आप पर अभी अंडर ट्रायल अगर आप हैं और आप अगर जेल में हैं तो जेल से बाहर आने की परमिशन आपको कोर्ट ने अभी नहीं दी है। यही कारण है कि इसके जो समर्थक हैं, इसके वकील, इसके घरवाले, वो इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर इस मामले को जा रहे हैं कि जब जनता ने उसको अपनी तरफ से नेता चुन लिया है तो उसे संसद में जाने का मौका दिया जाए। बाय द वे याद रखिएगा, जेल में रहते हुए वोट नहीं डालने का अधिकार, यानी कि 1951 जो आरपीए एक्ट है उसकी धारा 62 के उपखंड 5 में मतदान का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जमानत पर बाहर आ जाता है तो फिर वो वोट देने का भी अधिकारी होता है। तो अमृतपाल सिंह चुनाव जीतता है और चुनाव जीत करके सवाल उठता है कि जो लोकसभा के अंदर हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वो शपथ ग्रहण समारोह में हाजिर होगा अथवा नहीं। जब हाजिर नहीं हुआ तो फिर काउंट किया गया कितने लोग इस तरह से एमपीज हैं जो कि पार्लियामेंट सेशन में ओथ नहीं ले पाए। तो उस दिन जिस समय शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, 7 ऐसे एमपी थे जो शपथ उस समय पर नहीं ले पाए थे। सबके अपने अपने रीजन थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान बटोरा वो अमृतपाल और इसके साथ साथ इंजीनियर राशिद सिंह ने था। अब ये इंजीनियर राशिद सिंह का मामला क्या है? असल मायने में क्या हुआ है कि एनआईए के द्वारा जम्मू कश्मीर के एक नेता जिसका नाम है इंजीनियर राशिद, जो कि एक सेपरेटिस्ट नेता है, उसको गिरफ्तार किया हुआ था, तिहाड़ जेल में बंद था। एनआईए द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा इसे कल ही ओथ लेने की परमिशन दे दी गई है कि आप एज ए एमपी ओथ लेकर आ सकते हैं। तो अब इसकी परमिशन के बाद राशिद जो 2019 से एनआईए के चार्ज के चलते, यूएपीए एक्ट के चलते, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के चलते जेल में था, वो अब ओथ भी ले पाएगा। इसके ओथ लेते ही इनके अमृतपाल सिंह के द्वारा ओथ लिए जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इनके परिवार वाले बड़े होपफुल हैं कि जब यूएपीए एक्ट के तहत जो व्यक्ति अंडर ट्रायल है, जो जेल में है, तिहाड़ में है, उसे अगर ओथ लेने की परमिशन दे दी गई है तो फिर अमृतपाल सिंह को भी शपथ लेने की परमिशन दी जा सकेगी। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, अगर शपथ ले ली तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने भी कैदी जेल में बंद हैं उन्हें चुनाव लड़ लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास में बहुत से कैदी ऐसे भी होते हैं जो जेल से ही अपना सिस्टम चला रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो ये चुनाव जीत भी जाएंगे, चुनाव जीत कर फिर लोकसभा में तो सारे अपराधी आकर बैठेंगे। तो क्या इनको रोकने का कोई प्रावधान है? प्रावधान जो नए कानून लागू हुए हैं उनमें किया गया है क्या, कि अगर किसी व्यक्ति पर सुनवाई शुरू हो गई है तो सुनवाई का निश्चित समय में खत्म करना जरूरी होगा, और सुनवाई खत्म करने के निश्चित समय लगभग 45 दिन के अंतराल में फैसला भी देना सुनिश्चित करना होगा। अर्थात नए कानून जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं, हालांकि अमृतपाल पर पुराने कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है, आने वाले समय में तो बिल्कुल ऐसा अब नहीं हो पाएगा। दूसरी बड़ी बात कि अगर मान लीजिए उसने ओथ ले भी ली तो क्या उसकी जेल की सजा माफ हो जाएगी? जी नहीं, ओथ लेने के बावजूद भी उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। उसे जमानत पर शपथ लेने के लिए भेजा गया है कि माननीय सांसद कैद में है और वो जेल में है, तो फिर तो सर वहां से बैठकर ये सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा। सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए संसद के अंदर सांसद तो बन गए, लेकिन अगर दोषी बना दिए गए, यानी कि आरोप तय हो गए कि आपने ही ये दोष किया है, तो ऐसी स्थिति में वो सारी चीजें उससे छिन जाएंगी। तो अदालती कार्रवाइयां अब तेजी से चलेंगी, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल फिर बनकर आता है, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए उसे शपथ ही ना लेने दिया जाए तो प्रावधान है कि कोई भी सांसद
3 महीने से ज्यादा का समय शपथ में नहीं लगा सकता। अगर 3 महीने तक उसने शपथ नहीं ली तो वह पोजीशन वैकेंट मानी जाएगी, उस पर फिर से उपचुनाव करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी जिस कानून के तहत इसे जेल में डाला हुआ है वो कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए है, जिसके चलते हुए यहां पर इसे जेल में डाला गया है। इसके पक्ष में जो इनके वकील हैं खारा, उन्होंने अपनी तरफ से इस विषय में अपनी उम्मीद जताई कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, परिवार वाले खुश हैं। लेकिन वहीं एक वकील साहब हैं जो अमेरिका में रहते हैं, उनके द्वारा जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात की गई और अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बारे में चर्चा की गई। जसप्रीत सिंह अटर्नी नाम है इनका। ये वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मिले और इन्होंने सिखों के बारे में चर्चा की कि भारत के अंदर उनके अधिकारों को और अमृतपाल जैसे लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि अमेरिका की 33 करोड़ आबादी में 4.9 मतलब यह कि 4.9 मिलियन यानी लगभग 50 लाख लोग भारतीय हैं और उन भारतीयों में 48% हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, 8% सिखिज्म को फॉलो करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिख भारत में ही रहते हैं। इसके बाद में यूके, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर आता है। लेकिन बाहर रह रहे जो सिख हैं उनमें से कनाडा और यूएस इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे सिख संगठनों के द्वारा ऐसी हरकतें की जा रही हैं जो देश में बैठे हुए लोगों के मन में एक अलग ही तरह का भाव पैदा कर रही हैं। ऐसी स्थिति में अमृतपाल सिंह को लेकर के यहाँ पर जो इन्होंने चर्चा की, उस चर्चा के बाद क्या अमेरिका इस मामले पर इंटरफेयर करेगा? जिस प्रकार से पन्नू के मामले में किया, ये जानने वाला विषय होगा। ये जानने वाले विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये जान लें कि अमृतपाल सिंह जेल में है। उसे परमिशन के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके लोग परमिशन के लिए कोर्ट जा रहे हैं। फिलहाल 60 दिनों के अंदर अगर वो शपथ नहीं ले पाता है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 99 उसकी सांसद की सदस्यता रद्द मानी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपकी इस विषय पर कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमारे रिकॉर्डेड कोर्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, हमारे हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं अपने एप्लीकेशन पर, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। आप उन्हें घर बैठे विदिन 7 डेज में मंगा सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। पूनम कुमारी, दोष सिद्ध हो जाए तो क्या उन्हें सांसद पद से हटा दिया जाएगा? यस, दोष सिद्ध होने के बाद सांसद पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और बताइए। संदीप देश पांडे, सर एनी अपडेट ऑन समर वेकेशन रूल्स? इस पर सेशन कर लेंगे भैया, है ना। ऋतु जायसवाल, सर गुड मॉर्निंग। मंथ में क्यों ना एक बार आप सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाएं जिसमें हम पार्टिसिपेट करें और डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन हो। बेटा ये मतलब सोचने का मतलब मेरा आइडिया तो है और वी विल डेफिनेटली थिंक ऑन इट। आपने आइडिया दे दिया तो डेफिनेटली हम इस पे काम करेंगे। मतलब काफ़ी लंबे समय से लोगों की डिमांड रही है, ये करेंगे भैया इस काम को भी। कोई और क्वेरी? पढ़ें आगे। दोष सिद्ध ना हो तो सरकारी जॉब मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगली खबर की तरफ। साथियों, एक बड़ा सवाल जिसको लेकर आज का सेशन शुरू हो रहा है और वो ये है कि क्या राज्यपाल को गिरफ्तार किया जा सकता है? यह मामला पश्चिम बंगाल से उठकर आ रहा है। यह मामला तब और ज्यादा हाईलाइट में हो जाता है जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं वो कोलकाता हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराते हैं। मुकदमा मतलब मानहानि का मामला लेकर पहुंचते हैं। मामला लेकर पहुंचते हैं कि सीएम साहब ने मेरा सम्मान को ठेस पहुंचाई है। पूरा मामला बड़ा ही रोचक है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कानून की भी पता चलेंगी, और वो ये कि क्या राज्यपाल पर केस दर्ज किया जा सकता है, राज्यपाल को क्या गिरफ्तार किया जा सकता है, और पश्चिम बंगाल का ये मामला किस तरह से उठ रहा है। सारी बातों पर चर्चा करते हैं। अगर आपको याद हो,
पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी की सरकार है, और ममता बनर्जी की जो सरकार है उसमें राज्यपाल साहब जो बैठे हुए हैं, बोस साहब, उन दोनों के बीच का जो काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद है वो सुर्खी बना हुआ है। पश्चिम बंगाल सुर्खी देश के अंदर तब बना जब संदेश खाली केस पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना। संदेश खाली केस में जिस प्रकार से कुछ महिलाओं के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनके साथ टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा यौन शोषण किया गया, तो इस बात से पश्चिम बंगाल में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए, काफ़ी सारा मतलब रिएक्शंस भी आए। लेकिन बाद में चुनाव के दौरान इस विषय को राजनीति से प्रेरित करार दे दिया गया। संदेश खाली वाला मामला पश्चिम बंगाल के सीएम का मानना था कि वो बीजेपी के द्वारा हवा दे करके उठाया गया मामला है, क्योंकि बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बनकर के पश्चिम बंगाल में इस समय कॉम्पीट कर रही है। संदेश खाली का मामला अब धीरे धीरे खत्म हो चला है, मतलब चर्चा में आना बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो गवर्नर हैं उन्होंने हाल ही में सीएम के खिलाफ कोर्ट में फाइल करके डिफेमेशन केस स्वीट लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है कि यार ऐसा क्या हुआ। तो अब इसकी पटकथा रची जाती है पीछे से। कैसे? अगर आपको ध्यान हो तो पश्चिम बंगाल के अंदर सीएम साहब बैठे हुए हैं और गवर्नर साहब हैं सीवी आनंदा बोस। जब कोई भी राज्य का गवर्नर होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से समझ लीजिए कि एजेंट है। वो एजेंट क्यों है? क्योंकि इनिशियली जब देश में संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा था, तो ये प्रयास था कि केंद्र सरकार का अपना कोई प्रतिनिधि राज्य में बैठा रहेगा जो ये प्रयास करेगा कि राज्य सरकार केंद्र के कानूनों की अवहेलना तो नहीं कर रही। जब अंग्रेज थे तब भी गवर्नर का पद इसीलिए लाया गया था, बाद में भी केंद्र की फेडरल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए कि हाँ भैया केंद्र ताकतवर बना रहे, तो इस ताकतवर को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गवर्नर नाम के व्यक्ति को राज्यों में भेजा जाता है। ठीक है, ये राज्य सामान्यतया केंद्र सरकार, मतलब ये जो राज्यपाल हैं ये सामान्यतया केंद्र सरकार के अंदर जो पार्टी शासन में है उसी के ही पूर्व नेता होते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सीवी आनंद बोस संभवतया आज भी केंद्र के प्रति ही वफादार होंगे, और इनकी वफादारी और ममता बनर्जी के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है असल में वो राज्यपाल वर्सेस सीएम का कन्फ्लिक्ट ना होकर पॉलिटिकल राइवलरी ज़्यादा प्रतीत हो रहा है। अब क्या कहानी हुई जरा वो सुनते हैं। हुआ क्या कि हाल ही में बाई इलेक्शंस हुए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अंदर 2 विधायक नवनिर्वाचित होकर आए। 2 विधायक जो नवनिर्वाचित होकर आए, दोनों विधायकों ने राजभवन में जाकर शपथ ग्रहण करने से इनकार कर दिया। इनमें एक महिला थी और एक पुरुष थी। महिला और पुरुष दोनों के द्वारा, महिला का नाम सयंतिका बंदोपाध्याय और पुरुष का नाम रायत हुसैन सरकार था, आप दोनों ने कहा कि हम लोग राजभवन में जाकर शपथ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे साहब? बोले राज्यपाल से कहिए कि वो असेंबली में, यानी कि जहां विधानसभा चलती है वहीं पर ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करा दें। राज्यपाल खुद शपथ क्यों दिलाना चाहते हैं वो स्पीकर से कह दें, डेप्यूटी स्पीकर से कह दें, वो शपथ दिला दें। तो सवाल ये बना कि राज्यपाल से शपथ लेने का मना क्यों कर रहे हो? तो महिला विधायक का आरोप था कि भाई मुझे राजभवन जाने में डर लगता है। किस बात का डर लगता है? तो साहब महिला को किस बात का डर लगता है, इस बारे में फिर पुराना मामला निकल कर आया। पुराना मामला क्या है? 10 मई को पश्चिम बंगाल के अंदर एक महिला कर्मचारी के द्वारा राजभवन में जो काम कर रही थी उस महिला के द्वारा प्रेसिडेंट मुर्मू को एक लेटर लिखा गया, जिसमें लिखा गया कि मेरे साथ में राजभवन में मॉलेस्टेशन हुआ है, मेरे साथ में दुराचार हुआ है, मेरे साथ में गलत बर्ताव और व्यवहार हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तो बोले राज्यपाल जी के द्वारा हुआ है। राज्यपाल पर इस तरह का आरोप पत्र पश्चिम बंगाल की सुर्खी बन गया। राज्यपाल के खिलाफ इस तरह का मामला जैसे ही सुर्खी में आया तो फिर इस मामले पर खुद ममता बनर्जी भी बाहर निकलकर आई और उन्होंने कहा कि मैं भी अब राजभवन नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं राजभवन जाकर अपने साथ में किसी प्रकार का राजभवन में गलत बर्ताव होते नहीं देख सकती, क्योंकि राज्यपाल पर 2 प्रकार के केस हैं। कौन कौन से? पहला केस यौन उत्पीड़न का है, जिसमें एक महिला कर्मी के द्वारा आरोप लगाया गया
और थाने में मामला दर्ज कराया गया, शिकायत दर्ज कराई गई और कहा कि राज्यपाल में मेरे साथ में राज्यपाल ने बदसलूकी की राजभवन में। दूसरा केस राज्यपाल के खिलाफ निकल कर आया जिसमें कहा गया कि राज्यपाल दिल्ली में किसी 5 सितारा होटल में एक ओडिसी नर्तक को कुछ लाभ दिलाने के लिए उसके साथ भी बदसलूकी या फिर यौन दुराचार किए थे। ये 2 मामले जैसे ही मई में आए तो इन मामलों के आने के बाद से कोलकाता पुलिस ने इस विषय पर जांच भी शुरू की। लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूं कि यहां पर जांच में किसी व्यक्ति नामजद को मतलब दोषी नहीं बनाया गया था, आरोपी नहीं बनाया गया था, यानी कि राज्यपाल के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया था। आंसर ये नहीं है कि राज्यपाल से डरते हैं, जी नहीं। भारत के कानून में आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को इस बात का सुरक्षा दिया हुआ है कि कोई भी केस उनके खिलाफ जब वो पद पर हैं दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के ऊपर आरोप जो थे उनके चलते कि भाई आपने राजभवन में नौकरी दिलाने के नाम पर और किसी महिला नर्तकी के साथ में यौन दुराचार किया है, इसके चलते राजभवन अब असुरक्षित है आने के लिए। इनके ऊपर लगे इन आरोपों ने राजनीति पकड़ ली है। राजनीति के अंदर ये बात भी निकल कर आ रही है कि राज्यपाल महोदय जब जिस होटल में गए थे वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से महिला की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज का मिलान भी हो गया है। इससे ये पता चलता है कि राज्यपाल के इंटेंशन संभवतया गलत हो सकते थे। राज्यपाल बोलते हैं कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि मैं किसी भी प्रकार के बनावटी नैरेटिव से डरने वाला नहीं हूं, मैं इसके खिलाफ सख्ती से खड़ा रहूंगा। ये इन्होंने अपनी तरफ से बोला और कहा कि मैं ममता बनर्जी जो मेरे खिलाफ मानहानि कर रही हैं, इनके लिए मैं कोलकाता हाईकोर्ट में वाद दायर कर रहा हूं। राजभवन में काम करने वाली महिला के लिए ममता बनर्जी जी ने कहा कि ये एक नहीं, मुझे ऐसी बहुत सी घटनाएं पता चली लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। राज्यपाल ने उसका एक नहीं 2 बार यौन शोषण किया, मैंने उसके आंसू देखे हैं। वह कह रही है कि कभी राजभवन में काम नहीं करेगी, वह डरी हुई है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर मुझे भी राजभवन बुलाया गया तो मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। अगर राज्यपाल मुझसे बात करना चाहते हैं तो खुद मुझे सड़क पर बुलाएं, मैं उनसे वहीं मिलूंगी। मैं उनके पास बैठना भी पाप समझती हूं। तो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल वर्सेस सीएम की जो ये लड़ाई है, ये अपने आप में अब डिफेमेशन तक पहुंच गई है। बात की जाए आर्टिकल 361 की, जहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो या फिर राज प्रमुख ऑफ जो स्टेट हैं उनको ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ये डील करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट वो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और अरेस्ट जैसी चीज़ें नहीं हो सकती। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी कोर्ट के अंदर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति को उनके द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के लिए आंसरेबल ठहराने के लिए कोर्ट में नहीं बुला सकता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हों उसमें राज्यपाल का नाम भी नहीं डाला जा सकता और उनके खिलाफ केस भी दर्ज नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल सीएम के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराने पहुंच गए हैं। ये बंगाल की राजनीति है। आपका इस विषय पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ जी, और हाँ, इंडियन पॉलिटी में ये आर्टिकल्स वगैरह डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जीए फाउंडेशन बैच 1499 में उपलब्ध है हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। कंटेंट जो एप्लीकेशन पर पढ़ाया गया है वो 6 किताबों में 3000 पेजेस में अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स में उपलब्ध है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स उपलब्ध हैं। आप उन्हें अपने घर पर मात्र 1999 में मंगा सकते हैं। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट अगर है तो बताइए। मनीष कुमार शर्मा, दोष सिद्ध होने के बाद में वोट दे सकता है क्या? नहीं, वोट तब भी नहीं दे सकता। वो दोष सिद्ध हो गया तो जेल में रहेगा ना, फिर कैसे आएगा वोट देने? जमानत पर है तो वोट दे सकता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। साथियों, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क अक्सर मनोरंजन के लिए आप लोगों के लिए है, लेकिन दुनिया भर की ऑक्सीजन, पर्यावरण संरक्षण, इस सब के लिए इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। आप जब मनोरंजन के लिए किसी टाइगर सफारी को करने जाते हैं, रोमांचक होते हैं, रोमांचित होते हैं, तस्वीरें लेते हुए दिखते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में टाइगर रिजर्व्स में या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स में, नेशनल पार्क्स में जब आपको खबर मिलती है कि वहाँ आग लग गई, तो आपके मन में एक बहुत ही ज़्यादा करुणा का भाव पैदा होता है कि यार जंगल के जानवरों का क्या हो रहा होगा, पेड़ पौधों का क्या हो रहा होगा। और ऐसी खबर बड़ी मतलब आजकल देखने को मिला, जैसे सरिस्का फॉरेस्ट जो मेरे शहर में ही है, वहाँ पर आग लगी, वो खबर बनी। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व की खबर बहुत ज़्यादा आगे चली थी। ऐसे ही कर्नाटका के अंदर भी जंगल में आग लगी, वो सुर्खी बनी। उत्तराखंड में आग लगी, वो सुर्खी बनी। जंगलों में आग से न केवल वन्य जीव अपितु पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचता है। जब ये सब बातें आप सुनते हैं तो आपका मन करता है कि यार आग लगती है तो किसी को पहले पता क्यों नहीं चल जाता कि आग लग गई है, इसको इतना भीषण होने क्यों दिया जाता है, कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता। अब पॉइंट इसका बड़ा वैलिड भी है कि जंगल इतना बड़ा है कि उसमें हर जगह तो आप अपना व्यक्ति नियुक्त नहीं कर सकते कि जाइए फलानी जगह बैठ जाइए। फॉरेस्ट वालों को ये नहीं कह सकते कि भाई साहब आप वहाँ जाके सीट लगा के बैठ जाइए। तो ऐसे में एक जंगल की निगरानी कैसे करें, ये बड़ी चुनौती है। और जंगल में जब तक बड़ी आग ना लगे तब तक पता भी नहीं चलता है, और जब पता चलता है तब तक वो इतनी बड़ी हो चुकी होती है कि उसको बुझाने के लिए फिर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम हुआ है, और वो क्या हुआ है, वो हुआ है जंगल की आग को पहचानने के लिए पेंच टाइगर रिजर्व जो स्थित है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर आग को पहचानने का सिस्टम लगा दिया गया है। मतलब सोचकर देखिए कि एक ऐसा सिस्टम लगा दिया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बेस्ड है। अगर फॉरेस्ट में आग लगती है तो ये पहचान कर बता देगा कि आग लगी है साहब। और ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर विकसित किया गया है, और इसको करने के लिए बाकायदा PTZ कैमरा स्थापित किए गए हैं। ऐसे ऐसे कैमरा जो 15-15 किलोमीटर तक दूर तक देख सकते हैं, सेंसिटिव तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, गैदर करके उनका संपूर्ण एनालिसिस करके, मतलब ये आग से उठा धुआं है या बादल है, इसका अंतर भी वो AI के आधार पर निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो तुरंत वो नज़दीकी सेंटर पर सूचना भेज सकते हैं। ऐसा कार्य हाल ही में भारत के ही एक टाइगर रिजर्व में हुआ है। बाय द वे, भारत में टाइगर रिजर्व्स की संख्या 55 है। कमेंट बॉक्स में बता दो कि भारत में वर्तमान में कितने टाइगर हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में पेंच टाइगर रिजर्व वर्तमान में सुर्खी में है, और सुर्खी होने का बड़ा कारण है कि यहां पर अब बहुत अच्छे से यह पता लगा लिया जाएगा कि आग कहां लगी है। एक जगह अगर यह कार्यक्रम सफल हुआ तो आने वाले समय में जंगलों को इससे बहुत मदद मिलेगी। साथियों, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का 25वां टाइगर रिजर्व है जो अपनी रवर पेंच रिवर के लिए जाना जाता है, जो इसके मध्य से होकर के प्रवाहित होती है। उस रिवर के कारण इसको पेंच टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर 55 टाइगर रिजर्व्स हैं, और उन 55 टाइगर रिजर्व में से एक टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि अपने टूरिज्म के लिए और अपने टाइगर्स के लिए देश भर में प्रचलित है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बता दूं, पेंच टाइगर रिजर्व के को ही ध्यान में रख करके रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी जंगल बुक, वो असल में इसी पेंच टाइगर रिजर्व को ध्यान में रख करके लिखी गई थी। और इसी पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर ही कहा जाता है कि जंगल बुक के ऊपर जो पिक्चर बनी थी जिसमें मोगली था जंगल बुक के नाम से, वो भी इसी जगह से प्रेरित है। तो ये अपने आप में मतलब दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड टाइगर रिजर्व है। और इस टाइगर रिजर्व में जंगल का आग लगना, टाइगर को नुकसान पहुंचना, ये निश्चित ही चिंता का विषय है। ऐसे में अगर तकनीकी का उपयोग करके इनकी सुरक्षा की जा सके तो वो निश्चित ही एक बहुत बड़ी चीज बनकर आएगी। तो रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक किताब है, या फिल्म भी जो बनी जिसमें मोगली कैरेक्टर बना, वो इसी से प्रेरित है। जंगल बुक करके जो फिल्म है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है, ऐसा उन्होंने पुस्तक निर्माता ने अपनी बातों में कहा है, ठीक है। तो पेंच रिजर्व, इसके अंदर रिजर्वॉयर स्थित है, पेंच रिवर स्थित है, और इस तरह से पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के भीतर, ठीक है साहब। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बता दूं जिसके कारण पेंच काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, और वो ये है कि नेशनल हाईवे नंबर 44 जो कि जाता है सियोनी से नागपुर को कनेक्ट करते हुए, देश का पहला नेशनल हाईवे
जो कि सड़क से ऊपर उठाकर नेशनल हाईवे उठाकर इसलिए बनाया गया विद, मतलब कि एक तरह से नीचे ब्रिजेस बनाकर जमीन से उठाकर नेशनल हाईवे इस तरह से बनाया गया कि जंगली जानवरों को अगर निकलना हो तो वो उसके नीचे से आसानी से निकल जाए। मतलब कि नेशनल पार्क को सेव, मतलब टाइगर रिजर्व को सेव करने के लिए एक नेशनल पार्क, एक नेशनल हाईवे नंबर 44 बना ताकि यहां पर सुरक्षित किया जा सके। देश का पहला इस तरह का नेशनल हाईवे बना हुआ है, ठीक है। तो जंगल बुक के कारण अब आप इसको याद रख सकते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में स्थित है और ये अपने नेशनल हाईवे का जो डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना उसके लिए भी सुर्खी में आया था। तो अब पेंच आपको कई तरह से सुर्खियों में आ चुका है कि भाई डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यहां पर बना हुआ है। नंबर दूसरा, AI सेंसिटिव चीजें यहां पर लगी हुई हैं जिसको ध्यान में रख करके ये काम किया जा रहा है, ठीक है साहब। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। अच्छा, इस सारे काम को हमने बता दिया। टाइगर कंजर्वेशन के लिए नेशनल टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको वो किया जाता है। तो ये काम यहां पर हो रहा है पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर। अब इस टेक्नोलॉजी जिसके तहत ये किया जा रहा है वो एक पेन टिल्ट जूम कैमरा है जिसको PTZ कैमरा बोलते हैं। इसको किया क्या गया है कि समुद्र तल से 540 मीटर की ऊंचाई पर एक गांव के अंदर पहाड़ी पर इसको स्थापित किया गया कैमरे को। इस जगह का नाम है किरिंगसारा। किरिंगसारा करके जगह है, गांव है, वहां पर एक पहाड़ी के ऊपर कैमरे लगा दिए गए जो 15-15 किलोमीटर दूर तक की 350 स्क्वायर किलोमीटर की क्षेत्र को सेंस कर सकते हैं। PTZ कैमरे हैं, पेन टिल्ट जूम कैमरे, जिनसे कि दूर तक की चीजों को सेंस किया जा सकता है। और ना केवल सेंस किया जा सकता है बल्कि सैटेलाइट से भी इनको कनेक्ट कर दिया गया है। इस AI बेस्ड सिस्टम का नाम पेंटेरा रखा गया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि AI बेस्ड सिस्टम पेंटेरा हाल ही में सुर्खी में था तो आपको याद रखना है पेंटेरा 4 पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर आग की खबर को जग जाहिर करने के लिए। ये सैटेलाइट से, अभी क्या होता है ना कि जंगल में जब आग लगती है तो सैटेलाइट इमेजेस का सहायता ली जाती है, लेकिन ये कैमरे लग गए एक तरह से जंगल में जो कि आग को सेंस करेंगे, सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन गैदर करके तत्काल निकटस्थ जगह को बताएंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज की गई है, जंगल में क्या होता है ना कि बहुत सारी गाड़ियां होती हैं जो अग्निशमन की होती हैं, जो जंगल की आग बुझाने के लिए होती हैं। जंगल की आग बुझाने वाली गाड़ियों पर GPS ट्रैकिंग लगा दी गई है और आग की घटना जहां हुई है और GPS ट्रैकिंग, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके ये बताया जा सकेगा। मान लीजिए कि इतना बढ़िया सिस्टम बनाया गया है, एक प्रॉपर तरीके का सेंटर बना दिया गया जहां से ऑब्जर्वेशन होगा कि अगर कहीं आग लगी है, आग की घटना सेंस जैसे हुई तो ये पता चल जाएगा कि अग्निशमन कहां पर खड़ा हुआ है, यानी फायर ब्रिगेड कहां खड़ा हुआ है। फायर ब्रिगेड को अपनी GPS लोकेशन से जैसे ही सेंटर को पता चलेगा GPS वहां खड़ा है, उसको इंफॉर्मेशन दे करके कि हाँ भाई वहां चले जाओ, वहां आग लग गई है। मतलब इतना प्रकार से व्यवस्थित करके ये कार्य किया गया है, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर आने वाले समय में वन्य जीवों की तो सुरक्षा होगी ही और पर्यावरण भी सुरक्षित रह जाएगा बाय दी पेंटोरा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तकनीकी है। आपके दिमाग में सवाल आएगा तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज क्या हुई, मतलब ऐसा इसमें क्या यूज कर लिया गया। इंटेलिजेंस इस बात का कि पुराने नमूनों को ध्यान में रखकर कि यहां पर धुआं उठती है तो कैसी उठती है, यहां पर वेपर होती है तो कैसी होती है, बादल बनते हैं तो कैसे बनते हैं, उनका नॉलेज यूज करके कि ये जो धुआं उठ रही है ये आग की धुआं है, ये बादल नहीं है। समटाइम्स क्या होता है, बादल और धुआं में व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो जब बादल और धुआं में कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को यहां पर दूर किया जा सकेगा थ्रू AI। इसी के लिए यह कार्य यहां पर बेहतरीन तरीके से CCTV कंट्रोल रूम की तरह से किया जाएगा। उम्मीद है कि सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई हो। अगर जानकारी समझ में आई हो पेंटेरा की तो साथियों से साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप चाहते हैं हमारे इस कंटेंट को प्राप्त करना तो हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर पहुंचे। वहां पर इस कंटेंट की पूरी आपको मतलब प्रॉपर तरीके से कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा PDF फॉर्मेट, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उसे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ले सकते हैं। हमारे पूरे कोर्सेज आपके लिए आसानी से उपलब्ध हैं। हमारी टीम के द्वारा UPPCS प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जा रही है, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ली जा रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित